सर ये जेई मेन जो पहले एक बार ही हुआ करता था साल में, अब 2 बार होने लग गया है। तो ये बदलाव क्या अच्छा है? काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम वाले दिन जो है वो नर्वस हो जाते हैं राइट। और वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। बहुत अच्छे बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, पहला एग्ज़ाम अगर कहीं पे कुछ प्लस माइनस होता है तो वो उसकी रिकवरी सेकंड एग्ज़ाम में कर लेता है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में जो हायर स्कोर होता है उसी को एनटीए कंसिडर करता है उसकी रैंकिंग के लिए। These are three key factors I observe in all the toppers, and I observe there's three quality. Number one is a focus, राइट number two is a consistency, जी। and number three is a टाइम मैनेजमेंट। पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो साइंटिफिकली प्रूवन है जी। कि आपको पर्टिकुलर डे इंटरवल पर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करेंगे ओके। तो वो लॉन्ग टाइम तक 90% से भी ज़्यादा रिटेंशन आपके ब्रेन में रहेगा। नमस्कार एंड हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका जेई मंथन में, एक नई पॉडकास्ट सीरीज जहां हम करेंगे गहरी चर्चा जेई मेन और एडवांस के हर पहलू पर। यहां मिलेगा आपको इनसाइट्स ऑन प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, कॉमन चैलेंजेस, स्टूडेंट जर्नीज और लेटेस्ट ट्रेंड्स जो बनाते हैं जेई को इंडिया का टफेस्ट एग्जाम। हर एपिसोड में हम आपको देंगे वो पर्सपेक्टिव जो आपके प्रिपरेशन को बनाएगा और ज्यादा फोकस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड। तो जुड़िएगा हमसे और चलिए शुरू करते हैं सफलता का ये मंथन। So today we are joined by a very special guest, someone who has not only shaped the academic vision for thousands of JEE aspirants across India, but has also personally mentored and guided students who went on to secure top ranks in the country. As the National Academic Director of Akash JEE. So please join me in welcoming Ajay Kumar Sharma sir, a mentor to multiple JEE AIR1s and an academic visionary at Akash. Sir, a very warm welcome. हार्दिक स्वागत है आपका आज के इस फर्स्ट एपिसोड में जेई मंथन के पॉडकास्ट में। Thank you, Losa, for inviting me in this podcast, and I will love to connect all the students and parents to share my knowledge for the betterment of the students. सर प्लेजर इज ऑल माइन और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप जैसे अकेडमिशियन के साथ आज बैठ के बात करने जा रहा हूं और बहुत सारे सवाल लेके आया हूं सर, जो मेरे मन में भी हैं और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में भी हैं। सो वी आर रेडी सर, क्या मूव कर सकते हैं हम लोग आगे? Yes. सो पहला क्वेश्चन सर मैं आपके लिए जो पूछना चाह रहा था या लाना चाह रहा था वो ये है कि यू हैव बीन शेपिंग जेई एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट 20 years. So what changes you have witnessed in JEE Main and Advanced paper, like question formats, difficulty level या pattern? क्या बदलाव आ गया है सर इन 20 सालों में जब से आप इस पर्टिकुलर फील्ड में हैं? So first before 2008 जी। it was subjective paper, pre and mains होता था, and after that 2008 it's objective, and objective there's a two papers, paper 1 and paper 2. राइट। सो 2008 से लेकर के और अब तक ये पैटर्न चल रहा है, बट द डिफ़िकल्टी लेवल एवरी टाइम इज चेंजिंग, बिकॉज एवरी टाइम द न्यू डिफरेंट IITs आर कंडक्टिंग बॉडीज IIT। तो कई बार IIT बॉम्बे कंडक्ट करता है, कभी चेन्नई कंडक्ट करता है, कभी खड़गपुर कंडक्ट करता है। तो उनके सभी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके पैटर्न सलीके में चेंजेस आते हैं, बट अभी तक भी जो एडवांस है वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। राइट। बच्चे को एग्जाम वाले दिन ही पता चलता है जी। कि वो पेपर डिफ़िकल्ट है या इजी है या मॉडरेट है, और पेपर में टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे उसका एक मिक्सिंग कॉम्बिनेशन बदलता रहता है। तो वो एग्ज़ाम वाले दिन ही पता चलता है, ऐसा होता है। बट जेईई एडवांस एग्जाम इज ऑल टुगेदर इज अ स्ट्रेटजी हाउ टू क्रैक दिस वन। एब्सोल्युटली। तो अगर एक स्टूडेंट जो हार्ड वर्किंग है, जो डिसिप्लिन है और जो कुछ करने के लिए रेडी है, अगर वो एक बेटर स्ट्रेटजी प्रिपेयर करता है तो विद इन 1 year and 2 year की प्रिपरेशन में वो बहुत अच्छे से जेईई एडवांस एग्ज़ाम और जेईई मेन एग्ज़ाम इजीली निकाल सकता है। सर ये जेईई मेन जो पहले एक बार ही हुआ करता था साल में, अब 2 बार होने लग गया है। तो ये बदलाव क्या अच्छा है? ये सारे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एक तो जैसे जेईई एडवांस एग्ज़ाम सिंगल टाइम होता है, जी।
तो काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम वाले दिन जो हैं वो नर्वस हो जाते हैं राइट। और वो कुछ गलतियां कर बैठते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो टॉपर्स होते हैं और काफी स्वाभाविक है सर ये गलतियां करना या हो जाना, तो उसको एक Natural आ जाता है। लेकिन अगर 2 बार करने से बच्चों को एक पहला एग्ज़ाम अगर कहीं पे कुछ प्लस माइनस होता है तो वो उसकी रिकवरी सेकंड एग्ज़ाम में कर लेता है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम में जो हायर स्कोर होता है उसी को एनटीए कंसिडर करता है उसकी रैंकिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो गलती से कभी कुछ मिस कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, दे कैन ऑल्सो हैव अ चांस टू रिकवर इट इन सेकंड अटेम्प्ट। सर, हाउ हैज द कोचिंग और द असेसमेंट स्ट्रेटेजी एट आकाश इवॉल्व्ड इन रिसेंट ईयर्स? मतलब अगर आकाश की कोचिंग और असेसमेंट स्ट्रेटेजी को हाल के वर्षों में देखा जाए तो क्या कुछ बदलाव हुए हैं? पिछले 10 ईयर में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ओके। वी बेसिकली नोन फॉर द मेडिकल ओरिएंटेड। जी बिल्कुल। और 2016 में वी started a national academic team, which is a R&D department, you can say, in this coaching industry. First, we took this step, और इसमें टीचर्स काफ़ी सारे जो कंटेंट्स हम डिलीवर करते हैं स्पेशली इन जेई के अंदर, तो उसके ऊपर वो पूरा वर्क करते हैं, पास के पेपर का स्टडी करते हैं, R&D करते हैं, एंड लॉट ऑफ कंटेंट में हमने चेंज किया, नंबर 1। नंबर 2, अंडर द बैनर ऑफ नेशनल एकेडमिक टीम हमने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्टार्ट किया। द फर्स्ट बैच वी स्टार्टेड इन 2018। ओके। एंड 2020 में उस फर्स्ट बैच से हमने फर्स्ट AR1 जे एडवांस का प्रोड्यूस किया। और दैट्स फैंटास्टिक। टाइम ऑफ द लॉकडाउन उस टाइम पर भी हमारा वो कंटिन्यू अटैचमेंट रहा सर्विसेज का बच्चों के साथ में, एंड वी गिवन AR1 विद द चिराग फालोर। क्या बात है। 2021 में भी हमने अंडर 100 में काफ़ी अच्छे रैंक्स दिए। 2022 में अगेन वी प्रोड्यूस AR1 तनिष्का काबरा। सो ये लास्ट अगर आप 4-5 ईयर्स के रिजल्ट देखेंगे, we are significantly improving to giving the top ranks in under 100 ranks. I definitely think, sir, everyone can vouch for the results that Akash has been producing. मेडिकल में तो देते ही आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कुछ सालों में, जैसा आपने बताया है कि जेई मेन और एडवांस में भी लगातार बेहतरीन रिजल्ट्स आकाश देता हुआ आ रहा है। इसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में मैं एक और चीज़ जानना चाह रहा था। एनी मेजर चेंजेस फॉर जनवरी 2026 एस्पिरेंट्स, कुछ उनको आप बताना चाहेंगे जो कि नया जो जनवरी 2026 में जो जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसके लिए जो एक्सपीरियंस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव देख पा रहे हैं आप? एनटीए ने 2019 में पैटर्न चेंज किया था। 19 से 25 तक ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, कुछ प्लस माइनस हुआ है। अभी 2000 अगर मैं 26 की बात करता हूँ तो 26 में भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स का पेपर होगा, और पेपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 25 ईच सब्जेक्ट में होगा, और उसमें 20 क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास सिंगल चॉइस होंगे और 5 क्वेश्चन इंटीजर बेस्ड होंगे। ओके सर, आपने इतने सालों से इतने हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, गाइड किया है, पढ़ाया है, सिखाया है। From your experience, I just want to understand what are the traits you see in students who reach AIR 1 or top percentile? Last 17 years से I am very fortunate. I'm teaching chemistry for IIT JEE, and I also fortunate to mentor the top ranks from 2012-13 onwards. Right, sir. जी, और 2020 में we produced AR1 that I was fortunately mentor, हाँ जी। and I received the award from the appreciation from the MIT as well. So these are 3 key factors I observe in all the toppers. मैंने जितने भी स्टेट लेवल पे फर्स्ट रैंक दिया है, ऑल इंडिया रैंक पे फर्स्ट रैंक्स दिए हैं, या फिर कोई भी रीजनल लेवल पे आता है, सो आई पर्सनली मेंटर देम एंड ऑब्जर्व देयर इज 3 क्वालिटी। नंबर 1 इज अ फोकस, राइट। नंबर 2 is a consistency, जी। and number 3 is a time management. Correct. So these are the 3 key factors. These key factors are a little bit different in every toppers. Those are focused, means उनका एक पर्टिकुलर सेट टारगेट होता है कि इस मंथ, इस वीक, इस डे में मेरे को ये फिनिश करना है। बिल्कुल। और सब्जेक्ट पे या फिर पर्टिकुलर टॉपिक पे या पर्टिकुलर एग्जाम पे उनका स्ट्रेटजी होता है। सो दे कीप द फोकस ऑन अ पर्टिकुलर वन, उसकी जो भी स्ट्रेटजी होती है। करेक्ट। क्योंकि जेई एडवांस ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि एग्जाम है कि स्ट्रेटजी का एग्जाम है। जैसे जनरली क्या होता है कि वो बहुत अच्छे से प्लान नहीं करते हैं,
अगर इसको पूरा वेल मैनर में प्लान किया जाए तो कोई भी अगर 1 साल तक प्रिपेयर करता है तो डेफिनेटली वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। राइट। सो फोकस, वो काफ़ी फोकस रहते हैं, कंसिस्टेंटली वो मेहनत करते हैं, मीन्स एवरी डे वो कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हैं और कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करते रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है उनका टाइम मैनेजमेंट। आई ऑब्जर्व इन तनिष्का काबरा, चिराग फलोर, अगर वो मोबाइल डिवाइसेस यूज़ भी करते हैं तो वो भी एक लिमिटेड चीज़ के लिए, अपने नॉलेज के लिए वो यूज़ करते हैं। वो सोशल मीडिया से इनसे दूर रहते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिवली टूल्स वो सारे यूज़ करते हैं, अपने टाइम को बहुत वेल मैनेज करके रखते हैं। क्योंकि आपके पास में भी 24 आवर्स है, बच्चे के पास में भी 24 आवर्स है। जिसको 1000 रैंक आती है वो भी उतनी ही मेहनत करता है, फर्स्ट रैंक आती है उनकी उतनी मेहनत करता है। थोड़ा उनका स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है, द वे ऑफ दे आर प्लानिंग, सो दैट्स व्हाई दे परफॉर्मिंग वेल कंपेयर टू अदर रैंकर्स। राइट। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, इन 3 बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए, एंड इट हैज़ कम डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि फोकस, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में और अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ले आते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच अजय सर, बहुत बढ़िया बातचीत चल रही है आपके साथ और काफ़ी क्लैरिटी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं लालची होता जा रहा हूँ, और क्वेश्चंस है मेरे पास जो मैं आपसे पूछता जाऊँगा, ताकि मेरे साथ साथ जो आज हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको भी क्लैरिटी आती रहे, खास करके जेईई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन को लेकर। यस श्योर। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि हाउ मच ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पे हमेशा बहुत जोर दिया जाता है, तो जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस जो है सेल्फ स्टडी, कोचिंग और मेंटरिंग के मुकाबले किस पे ज़्यादा निर्भर करती है? सो जब बच्चा स्टार्ट करता है प्रिपरेशन के लिए, उसमें सबसे पहले उसमें कोचिंग और मेंटरिंग का रोल सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, कैसे टीचर उनको डिलीवर करता है, कैसे, क्योंकि 11th-12th में जो स्कूल लेवल पे बच्चा प्रिपेयर करता है और जो जेईई एडवांस का लेवल है या जेईई एग्जाम्स के लेवल्स हैं, वो थोड़े से आप ये कह सकते हैं डिफरेंट होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो हम एक सेट पैटर्न होता है, उसके ऊपर हम प्रिपेयर करते हैं। इसलिए सेट पैटर्न नहीं होता है बट कॉन्सेप्ट्स आर सेम। कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पर हमें फोकस करना होता है। तो कोचिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है कि क्या क्या चीज़ें अकॉर्डिंग टू द पास्ट ईयर एग्जाम्स के बेसिस के ऊपर वो पूरा अपना स्ट्रेटजी बना करके उसके लिए मॉड्यूल्स, पेपर्स वो कंडक्ट कराते हैं। अब सेल्फ स्टडी का रोल यहाँ पे आता है, वॉट एवर यू लर्न फ्रॉम द क्लासरूम्स, आपने डेली बेसिस के ऊपर जो रिसीव किया उसको आप घर जा करके कितना रिवाइज करते हैं, कितना टाइमली रिवाइज करते हैं। जनरली बच्चों में क्या होता है कि बच्चा क्लास में पढ़ता है और घर जा करके वो रिवाइज नहीं करता एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, तो वो उसके माइंड से चीज़ें निकलने लग जाती है। जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, बच्चे एक फॉरगेटिंग कर्व मेथड्स होता है, टेक्निक यू कैन सर्च ऑन गूगल, फॉरगेटिंग कर्व मेथड। यस। अरे वाह, सब उसमें आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो साइंटिफिकली प्रूवन है जी। कि आपको पर्टिकुलर डे इंटरवल पर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ओके। तो लॉन्ग टाइम तक 90% से भी ज़्यादा रिटेंशन आपके ब्रेन में रहेगा। ओह दैट्स वंडरफुल, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई सर आपने। सो जनरली मैं आपको बता सकता हूँ कि फर्स्ट आपने आज रिसीव किया, यू हैव टू रिवाइज ऑन टुडे एंड ऑन थर्ड डे एंड देन 7th डे एंड 31st डे। अगर आप इन 4 इंटरवल में एक पर्टिकुलर टॉपिक को, जैसे सपोज आपने आज पूरा 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड किया, वो घर जा करके उसको रिवाइज करने में 30 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा, राइट। अब आपको थर्ड डे आपको उसको वही 30 मिनट, 20 to 30 मिनट वापस देने, यू हैव टू रिवाइज अगेन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। After 7 days, you should give at least 15% to revise those particular topic. ओके। And after 1 month or 31st day, you can revise for 10 to 15 minutes. If you revise in these 4 cycle, तो ये scientifically proven है कि आपका retention level जो है वो maximum होगा कोई भी content आप study करते हैं। अदरवाइज बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है, पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, और होता क्या है कि एक विशेष साइकिल में वो फंस जाते हैं कि हमें हर बार जब भी उसको पेपर देने का टाइम आता है, वो एक उसके माइंड में एक हडल रहता है कि मैं अभी भी पूरा चैप्टर के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। तो इसमें बच्चे को कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए rather than रिवाइजिंग द थ्योरी अगेन एंड अगेन। क्वेश्चंस अभी लगातार चलते रहेंगे, लेकिन प्लीज मैं बोलता हूँ साथ में पेन और पेपर लेके बैठिए और ये पॉडकास्ट का आनंद भी लेते जाइए। क्वेश्चन मेरा अगला सर आपके। जी सर।
जैसे कि अब जेई मेन अटेम्प्ट नज़दीकी है, सिर्फ कुछ महीने बचे हुए हैं, तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रिपरेशन रोड मैप क्या बताना चाहेंगे या क्या समझाना चाहेंगे? सो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सितंबर और अक्टूबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और 12th अपीयरिंग हो या 12th पास कुछ बच्चे रिपीट करते हैं, तो बहुत कम बच्चे रिपीट करते हैं इंजीनियरिंग में, लेकिन 12th अपीयरिंग स्टूडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। राइट। अब उनका सितंबर अक्टूबर में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में सबसे पहले उनको अपने जो लास्ट 2 ईयर में इफ़ दे आर गोइंग कोचिंग और इफ़ दे आर टेकिंग लोकल हेल्प एट अ ट्यूशन लेवल, तो उनको लास्ट 11th और 12th का जो सिलेबस है, क्या उन्होंने लर्न किया, उसको सबसे पहले रिव्यू करना इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अभी आप लास्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स आप केवल 12th पे फोकस कर रहे हैं, आपका जो 11th का सिलेबस है जिसका भी सिग्निफिकेंट पोर्शन एग्ज़ाम में आता है, समटाइम्स 50%, 55% और 60% 11th से आता है और वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी वेरी कर जाता है। तो आपका 11th कहीं कहीं पे पिछले अप्रैल से लेके अब तक छूटा हुआ है, आपको वो 11th भी रिकवर करना है। जी। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जब भी आपको टाइम मिलता है, यू शुड रिवाइज योर 11th पोर्शन। ओके। नंबर 1। नंबर 2, आपको 12th ऑलरेडी आप पहले से कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं, उसको भी पैरेलली उसके साथ रिवाइज करते रहें। नंबर 3 पे आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, आपको पूरे PYQs जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, पास ईयर क्वेश्चन। जेई मेन के जैसे जनवरी अटेम्प्ट जेई मेन का आने वाला है, तो एटलीस्ट लास्ट 3-4 ईयर्स के कुछ पेपर्स, क्योंकि एवरी ईयर 12 to 16 पेपर्स हो रहे हैं आजकल जी। और कुछ पेपर्स एटलीस्ट 5 पेपर्स ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आपको सॉल्व करने चाहिए। होगा क्या कि जब आप पेपर सॉल्व करते हैं, वो एक मॉक टेस्ट हो गया, PYQ हो गया, आपको पूरा पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर पोर्शन, टॉपिक और सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। आपके माइंड में एक स्ट्रेटजी रोड में बन जाएगा, तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरे को थ्योरी वापस से पढ़ना चाहिए, और जिसका नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल। हमें PhD नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम में स्कोर लेके आनी है। स्कोर के लिए स्कोर की टेक्निक यही है कि you should go through the PYQs and then later on you should appear for the mock test. करेक्ट। So in Akash, November December onwards we start the final test series. इसके अंदर हम बच्चों को काफ़ी सारे 12 to 16 मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, एग्ज़ाम इन्वायरमेंट के अंदर कराते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड्स में हम उनको ट्रेन करते हैं। दैट्स ग्रेट। और अगर यही सेम अगर मॉक टेस्ट बच्चे करते हैं, तो डेफिनेटली उसका जेई मेन का जनवरी का अटेम्प्ट बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है। फैंटास्टिक सर। तो यानी कि अगर क्रिकेटिंग भाषा में कहूँ तो ये जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक प्रकार की नेट प्रैक्टिस हो गई है, यस, जो कहीं ना कहीं आपको D-Day पर जिस दिन मैच है उस दिन आपको ज़रूर हेल्प करने वाला है। एक सर एक बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब ये सवाल पूछने से पहले मैं अपने आप को भी काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ। जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था, चाहे मैं स्कूल में था या कॉलेज में था या मैंने भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दिए हैं, सिली मिस्टेक्स तो मुझसे भी बहुत हुई हैं, और कुछ जब दोस्तों से बात करता तो कॉमन मिस्टेक्स निकल के आती थी और ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं अकेला ही नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर ही आते हैं, भले ही कितना ध्यान में रखने की कोशिश की जाए। बहुत कम और विरले ही ऐसे इंसान होते होंगे, देयर हार्डली एंड देयर वुड बी वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जहाँ पर ये सिली मिस्टेक्स या कॉमन मिस्टेक्स नहीं होती हों। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर दीज कॉमन सिंपल मिस्टेक्स स्टूडेंट्स टेंड टू मेक इन जेईई मेन एंड एडवांस? ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट कर ही आते हैं या करते रहते हैं? सो देखो, मिस्टेक करने पर ही हम कुछ लर्न करते हैं, हमें पता चलता है। जी। तो वो जो अपने कोचिंग के टाइम पे या 11th-12th में भी वो काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उनसे क्या सीखते हैं। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि जब उसकी गलतियाँ हो जाती है तो उसको देखना नहीं चाहता। जैसे कई स्टूडेंट की हैबिट होती है, आज हमने पेपर दे दिया लेकिन घर आकर के आपने ये नहीं देखा कि मेरी किस किस चीज़ में गलती हुई है। इसको हम यहाँ पे आकाश सिस्टम में बोलते हैं एरर एनालिसिस। हम हर एक बच्चे, इंडिविजुअल बच्चे का एरर एनालिसिस करते हैं और हम ये देखते हैं कि और उसको बताते हैं कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब कोई भी बच्चा अगर कोई भी पेपर दे के आता है, दे के आने के बाद में अगर घर पे वो बैठ के हाफ एन आवर या 1 आवर रिव्यू करता है कि फिजिक्स में मेरे ये 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे, केमिस्ट्री में मेरे ये 5 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, मैथ्स में मेरे ये 7 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। वो 7 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के थे, कौन से सब टॉपिक के थे, क्या ये कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी,
उनको रिव्यू करके उन एरर्स को अगर वो किसी जगह रिकॉर्ड करता है या लिख लेता है अपने रजिस्टर में, और एवरी टाइम अगर ये छोटा छोटा इकट्ठा करता जाएगा, तो ये कंपाउंडिंग होकर के एंड ऑफ द ईयर जब सिलेबस कंप्लीट भी हो जाता है और एग्ज़ाम नियरेस्ट होती है, तो उसके पास में कलेक्शंस ऑफ उसका एरर्स होता है। अब नॉर्मल जो होम एग्ज़ाम्स है या फिर कोचिंग के एग्ज़ाम्स है, उनमें एरर होना ठीक है, उससे वो लर्निंग होती है। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में बहुत एरर होना, इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर वो उन एरर्स को देख कर के जाए, जब भी वो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करता है, तो अपने पास की जितनी भी एरर्स है, सपोज केमिस्ट्री में 200 एरर इकट्ठी हो रखी है, फिजिक्स में 200 हैं और मैथ्स में 400 एरर है, इन सबको वो एवरी टाइम अगर रिव्यू करके जाएगा, तो उसका एवरी टाइम मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती जाएगी। तो ये सिली मिस्टेक होती है, ये एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक होती है कि बच्चा पेपर दे के आने के बाद में उसको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, रिव्यू नहीं करता है, जिसकी वजह से फाइनल एग्जाम्स के अंदर वो बड़ी मिस्टेक कर देता है। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरी स्टूडेंट कि ये आपको इनिशियल हैबिट में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हम कई बार अपनी गलती खुद देखना नहीं चाहते। हमें ऐसे लगता है कि अगर मैं आज पेपर देखूंगा तो फिर मैं कल का पेपर अच्छा नहीं कर पाऊंगा, जबकि ट्रू क्या है कि अगर आप आज देखोगे तो आप रियलाइज करोगे, तो आप कल अच्छा कर पाओगे। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ सर। और ये आपने जो साधारण तौर पे बोली जाती है कि 100 पते की बात करी है आपने। और क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन थोड़ा समय की कमी को देखते हुए आज पहला एपिसोड जो जेईई मंथन का है, उसका आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन इस सीरीज़ को हम लोग बाकायदा बरकरार रखेंगे और नए एपिसोड्स लाते रहेंगे, और आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखते समझते रहेंगे, और स्टूडेंट की जर्नी को है और मजबूत, सशक्त, रोबस्ट बनाते रहेंगे। तो जो आखिरी सवाल है मेरा, वो कहीं ना कहीं इस दौड़ को लेके है कि ये जो जेईई मेन एडवांस एग्जामिनेशन है सर, ये प्रिपरेशन जर्नी अपने आप में काफ़ी लंबी रहती है। तो ये इट इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, ये 100 मीटर फास्ट रेस नहीं है, इट इज़ अ मैराथन। ये अपने आप में एक मैराथन के प्रकार है। तो ऐसे में आकाश अपने छात्रों को लगातार मोटिवेटेड कैसे रखता है, क्योंकि साल दर साल, साल भर 2 साल की मेहनत होती है, कई 3 साल तक मेहनत करते हैं। तो पूरे इस जर्नी में बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए आकाश की क्या स्ट्रैटेजी रही है? सो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जी। हमारे कास्ट सिस्टम में हम क्वार्टरली या 3-4 मंथ से जैसे ब्रांचेस को टाइम मिलता है, दे आर कंडक्टिंग द पीटीएम। तो जब बच्चा जैसे अप्रैल में अपना सेशन स्टार्ट करता है, जून जुलाई में हम पहला पीटीएम कंडक्ट करते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में पीटीएम कंडक्ट करते हैं, और फिर दिसंबर में पीटीएम करते हैं। तो 2 या 3 पीटीएम के अंदर पूरा 1 साल का उसका जर्नी निकल जाता है। फिर सेकेंड 12th के सेशन में आता है। तो जो कंडक्टिंग पीटीएम है, वो उस बच्चे के क्या अचीवमेंट्स हैं और क्या उसके लूप होल्स हैं और क्या उसके मिस्टेक्स हैं, वो जो पेरेंट्स के साथ डिस्कस होती है, पेरेंट्स भी घर पे उसको ऑब्जर्व करता है। तो ये एक पूरा एक कॉम्बिनेशन बनता है, टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट। अगर इन तीनों में अंडरस्टैंडिंग मैच कर जाती है, तो किसी भी बच्चे का सक्सेस होना लाजमी है। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले ये होता है कि हम जो भी पीटीएम कंडक्ट करते हैं, वो बच्चे की पूरी डायग्नोस्टिक उस रिपोर्ट्स उसको पेरेंट्स के साथ में शेयर करते हैं। सेकंड, बच्चे को अलग अलग टाइम पे, जैसे हमारा अलग अलग टाइम पे अलग टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ टेस्ट होते हैं। जब बच्चा 11th में होते हैं, 11th में तक थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल कम होता है, कुछ हल्के लेवल के इनिशियल पेपर होते हैं जो यूनिट टेस्ट होते हैं। ओके। फिर हम थोड़ा सा, अब जब वो 1-2 महीने पढ़ लेता है, तो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा करके टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं जो एडवांस पैटर्न के ऊपर होते हैं, और उसके बाद में 3rd नंबर पे आता है ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। तो बच्चा अपने आप को देखता है कि मैं ऑल इंडिया में कहाँ स्टैंड करता हूँ। हाँ, तो पहले वो नॉर्मल क्लासरूम्स में अपने आप को स्टैंड करके देखता है, उसमें सिलेबस कम होता है। फिर टर्म एग्जाम में डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा आता है, एडवांस पैटर्न होता है, 6 घंटे का पेपर होता है, और फिर एआईटीएस में ऑल इंडिया लेवल पे वो जज करता है। ये एक बेसिक प्रैक्टिस हम उसको 11th में पूरा कराते हैं। जब वो बच्चा 12th में आता है, तो नंबर ऑफ पेपर्स जो प्रैक्टिस हम कराते हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो जाते हैं। जितने 11th में वो प्रैक्टिस करता है, उससे भी डबल से भी ज़्यादा पेपर वो प्रैक्टिस करता है। और फाइनल में जब जनवरी में जेईई मेन का अटैम्प्ट होता है, उससे पहले नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड हम एक फाइनल टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप मैराथन में जाने से पहले वो कई दिनों से प्रिपेयर कर रहा होता है जी, तो वैसे ही वो फाइनल मैराथन में जाने से पहले हम स्लोली ग्रेजुअली उसको 11th में अडेप्ट कराते हैं कि वो एडजस्ट कर पा रहा है। फिर 12th में जब आता है, तो हम उसकी
फ्रिक्वेंसी टेस्ट की इंक्रीज़ करते हैं और लास्ट में आते-आते उसके टेस्ट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर देते हैं। फिर जनवरी के अटेम्प्ट के बाद में क्या लर्निंग है, क्या मिस्टेक्स है, वो आइडेंटिफाई करने के बाद में फ़ेब, मार्च, अप्रैल और मई में हम उसको अगेन फिर जे एडवांस के लिए तैयारी कराते हैं। हमारे पास वो 5 मंथ होते हैं, सेम उसकी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसको वापस ट्रेन करते रहते हैं। तो पूरे 2 साल की जर्नी में कहीं पे भी बच्चों को ऐसा लगता नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो उसको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता रहता है और प्रोग्राम्स उसके ऐड ऑन होते रहते हैं, जिससे उसको पता भी नहीं चलता और वो ऑक्यूपाइड रहता है और मोटिवेटेड भी रहता है। ये तो बहुत अच्छा लगा जान करके सर कि ताकि हर स्टेज पे स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ हमारी तरफ से स्ट्रैटेजी या प्लानिंग तैयार रहती है, जिससे कि बच्चा मोटिवेटेड भी रहे, उसको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी समय मिलता रहे, एनालिसिस भी उसको टाइम टू टाइम मिलता रहे, जिससे कि वो अपनी पूरी जर्नी के दौरान मोटिवेटेड रहेगा और समझता रहेगा कि वो कहाँ स्टैंड करता है। और आकाश के मेंटर्स उसका साथ पूरी जर्नी में बहुत अच्छे से हमेशा से देते आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। बैच जब कमेंसमेंट होता है जी उससे पहले हर ब्रांच के ऊपर ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं। हाँ। उस ओरिएंटेशन सेशन में ये पूरा डिटेल हम पेरेंट्स को बताते हैं। अच्छा। और अगर पेरेंट्स केवल ओरिएंटेशन सेशन में ही वो सारी चीज़ें जो स्टेप्स हैं वो पूरा फॉलो करते हैं, दे स्टूडेंट कैन परफॉर्म बेटर। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेरा रिक्वेस्ट है टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स चाहे वो सब्जेक्ट बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, आपको केवल इतना ही करना है कि जो बच्चा वो पढ़ रहा है क्या वो प्रॉपरली समझ रहा है। आप टाइम टू टाइम टीचर से कनेक्ट करें कि मेरे बच्चे का कैसा चल रहा है, थोड़ा सा उसमें अपनी जिज्ञासा से पूछने की कोशिश करो, क्या ये इम्प्रूव कैसे करेगा, उसके सब्जेक्ट में मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और इसको टीचर को बहुत टाइम लगता है इसको कंप्लीट कराने। तो यानी कि अगर मैं आपकी बात को सम अप कर सकूं सर, तो इस प्रिपरेशन जर्नी में अगर हमें सक्सेस पानी है तो एक ट्रायंगल है जहां पर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और मेंटर आपस में जुड़े हैं और तीनों का इन्वॉल्वमेंट अपनी अपनी स्टेज पे अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर मज़ा आ गया आज आपसे बात करके। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं आज इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन जैसा कहा कि समय की कमी है और अब मानेंगे इतना मज़ा आ गया कि ये कॉफ़ी यहाँ पड़े पड़े ठंडी हो गई। मैं चाह रहा था कि आपके साथ कॉफ़ी भी पीता जाऊँ और बात भी करता जाऊँ, लेकिन क्वेश्चंस और जवाब का जो ये सिलसिला रहा उसने वाकई मुझे आज बहुत कुछ सीखने को कहीं ना कहीं बताया है या सिखाया है। थैंक यू वेरी मच अजय सर फॉर ग्रेसिंग दिस पॉडकास्ट। और आपके आने से इस पॉडकास्ट में 4 चांद लग गए हैं एंड वी विश कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें और खूब अच्छा बच्चों को सिखाते रहें। वी होप टुडेज डिस्कशन विल हेल्प यू टू टेक दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप closer to your IIT dream. This is Love Growers signing off and wishing you all the very best for JEE Main 2026. Take care.